नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि एक व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक भी नहीं होता, ना उसने कभी प्रॉपर्टी खरीदी होती, ना उसको वो गिफ्ट में मिली होती, ना उसको विल वसीयत के तौर पर मिली होती, इसके बावजूद वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाता है। अब कब्जा करके बैठने तक तो ठीक था, जब उस प्रॉपर्टी पर उसका असल मालिक आकर उसको बाहर होने के लिए कहता है। वो साफ मना कर देता है कि मैं अब इस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं हूं, जो आपसे होता है वो करो। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसकी वह वो प्रॉपर्टी है, जिसने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, उसके लिए काफी मुसीबतें आ जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में एक काफी महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जहां पर यह बोला गया कि एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजेशन करके बैठा है, इलीगल पोजेशन किसका होता है? जिसका उस पर कोई हक नहीं होता, जबरदस्ती संपत्ति पर आकर कब्जा कर लेता है, उसको हम किसी भी प्रकार का इंजंक्शन ऑर्डर यहां से नहीं देंगे। यानी कि एक व्यक्ति प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था और कब्जा करके अपने पक्ष में इंजंक्शन ऑर्डर ले लेता था, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी का असल मालिक था उसको लीगली तौर पर भी अलाउड नहीं होता था कि उस कब्जा करने वाले को बाहर कर दिया जाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए साफ तौर पर मनाही कर दी है, जो हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जानना होगा कि इंजंक्शन ऑर्डर कितने तरीके के होते हैं। इंजंक्शन, जिसको आप सरल हिंदी भाषा में स्टे ऑर्डर बोलते हैं, कि प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया, अब इसको कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इंजंक्शन ऑर्डर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए लगाया जाता है, जैसे कि 6 महीने या जब तक कोर्ट केस चलता है तब तक। परमानेंट, जो कोर्ट अपने निर्णय के दौरान वहां पर किसी एक पार्टी के पक्ष में देता है। वैसे तो एक मैंडेटरी इंजंक्शन और होता है। अगर आप इन तीनों चीजों के बारे में ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 41 तक पढ़े। वहां पर आपको प्रिवेंटिव रिलीफ, जहां पर टेम्पररी और मैंडेटरी इंजंक्शन लिखा है, इसके अलावा आपको प्रोहिबिटरी इंजंक्शन भी होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन भी होते हैं। इसके अलावा ऑर्डर 39 रूल 1 2 3 4 5, यहां भी आपको टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आप इन्हीं इंजंक्शन ऑर्डर्स को और डीपली जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो बुक आपको रिकमेंड की है, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आप लोग इन बुक को घर बैठे अमेजोन से मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। अब यहां से ध्यान दें, कई बार देखने को मिलता था कि वह व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है, वो एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल अपने पक्ष में करवा लेता था। जैसे कि अपने पक्ष में कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, अपने पक्ष में कोर्ट से परमानेंट इंजंक्शन ले लिया, वहां पर प्रॉपर्टी का रियल मालिक, जिसने सारा पैसा लगाकर जिंदगी भर मेहनत करके प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके हाथ में अंत में कुछ भी नहीं आता था। अब बहुत से लोगों को यह भ्रम होगा कि सर, कब्जा करने वाला मालिक बनता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 देखें, तो वो बताता है, इसके अलावा सेक्शन 27 भी देख सकते हैं लिमिटेशन एक्ट का, कि जो प्रॉपर्टी का असल मालिक है, रियल ओनर है, उसको एक लिमिटेशन टाइम दिया गया है जो 12 सालों का है। अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा करके बैठा है, तो इन 12 सालों के दरमियान ही प्रॉपर्टी के असल मालिक को उसके खिलाफ एक्शन लेना होता है। एक बार लगातार 12 सालों तक होस्टाइल पोजेशन हो गया, कब्जा हो गया, तो प्रॉपर्टी के रियल ओनर का हक उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है। तो अब यहां पर 12 साल हो गए तो केस अलग हो गया। क्यों? क्योंकि कब्जा करने वाला अपना एडवर्स पोजेशन साबित कर सकता है, पर जिसके पास 12 साल नहीं हुए, वो भी प्रॉपर्टी के रियल ओनर को परेशान करते हैं इंजंक्शन ऑर्डर ले लेकर। अब उसी चीज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आई है।
अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, पहले मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार केस में हुआ क्या था। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है द तहसीलदार अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, वर्सेस गंगाबाई मेनेरिया डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट थे। इसका सिविल अपील नंबर है 722 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 20 फरवरी साल 2024। ना दोस्तों, यहां पर केस के फैक्ट जानने अनिवार्य है। प्लेंटिफ कोर्ट में एक दावा डालता है, सूट फाइल करता है परमानेंट इंजंक्शन का। प्लेंटिफ का कहना है कि ग्राम पंचायत की तरफ से उनको यह प्रॉपर्टी पट्टे पर दी गई है, लीज पर दी गई है, और प्लेंटिफ का पूरे तरीके से अधिकार है कि अगर उसको यह जमीन लीज पर मिली है तो उसको प्रॉपर्टी पर रहने का अधिकार है। जबकि प्लेंटिफ का कहना है कि प्रेजेंट केस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो जबरदस्ती उनको प्रॉपर्टी से बाहर करना चाह रहे हैं। अब डिफेंडेंट का कहना है कि देखो, यह प्रॉपर्टी कभी भी लीज पर प्लेंटिफ को मिली ही नहीं है, यह तो एक गवर्नमेंट जमीन है जिसको जानवरों के द्वारा ग्रेजिंग करने के लिए, जानवरों के द्वारा, जो सुना होगा ना आपने, फसल खाते हैं, घास खाते हैं, उसके लिए छोड़ा गया है। और ऐसे केस में प्लेंटिफ उस जमीन पर अवैध कब्जा करके हमारे खिलाफ दावा डालकर हमें उस प्रॉपर्टी पर आने से रोकना चाहता है। प्लेंटिफ का यह केस मेंटेनेबल ही नहीं है क्योंकि उसने अपना टाइटल प्रॉपर्टी पर साबित किया ही नहीं। बिना टाइटल साबित करे वो सीधा कोर्ट से इंजंक्शन के आदेश की मांग कर रहा है। अब शुरू में ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के केस को डिसमिस करा, यह कहते हुए कि प्लेंटिफ बिना अपना टाइटल साबित करे, मालिकाना हक साबित करे, कैसे यह बात कह सकता है कि उसके पक्ष में इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाए। जबकि जब यह मैटर अपीलियंट कोर्ट में पहुंचा तो अपीलियंट कोर्ट ने देखा कि प्लेंटिफ ने कोई डिक्लेरेशन सूट तो डाला ही नहीं, और जब प्लेंटिफ ने डिक्लेरेशन का दावा डाला नहीं तो उसको टाइटल डिक्लेयर करना ही नहीं, वो तो केवल अपना राइट दिखाकर इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है। तो अपीलियंट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। यह मैटर बाद में अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपीलियंट कोर्ट का फैसला सही ठहराया कि प्लेंटिफ ने तो सिर्फ इंजंक्शन की मांग करी है, उसने कोई डिक्लेरेशन का दावा तो डाला ही नहीं, और अगर उसने कोई डिक्लेरेशन का दावा नहीं डाला तो उसको क्या जरूरत है टाइटल साबित करने की। ना दोस्तों, यह मैटर बाद में अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देखो, प्लेंटिफ ये तो कह रहा है कि मेरे पास इसका लीज का दस्तावेज है, जबकि देखा जाए तो यह लीज आज तक डॉक्यूमेंट्स में अपडेट नहीं हुई है। सरकारी दस्तावेजों में इन लीज का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर प्लेंटिफ को यह कहा जा रहा है कि आप इस लीज के कोई सरकारी रिकॉर्ड को लाकर कोर्ट में दिखाओ, तो प्लेंटिफ उस चीज को भी दिखाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा प्लेंटिफ सिर्फ दो मौखिक गवाह कोर्ट में लाकर इस दस्तावेज को साबित कराना चाहता है, जो यहां पर पूरे तरीके से इसकी स्पष्टता को साबित नहीं कर रहे। इसके अलावा यहां पर और भी कुछ मुख्य दस्तावेज होने चाहिए थे जो प्रेजेंट केस के अंदर मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात कि जब डिफेंडेंट ये बात कह रहा है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, इस पर हमारा राइट भी है ग्रेजिंग कराने का, पशुओं को फसल खिलवाने का, तो वहां पर ये टाइटल डिस्प्यूट हो जाता है। जहां पर प्लेंटिफ कह रहा है कि इसके पास लीज है, उसका अधिकार है, डिफेंडेंट कह रहा है हमारा अधिकार है क्योंकि ये ग्रेजिंग की जमीन है। तो अगर एक ऐसा टाइटल डिस्प्यूट वहां पर अराइज हो रहा है तो सबसे पहले प्लेंटिफ का यह हक है कि वो डिक्लेरेशन सूट डालकर अपने दस्तावेज के आधार पर अपना राइट वहां पर डिक्लेयर करे। जब उसके पक्ष में डिक्लेयर होगा कि प्लेंटिफ का राइट बनता है, तभी यहां पर हम उसके पक्ष में इंजंक्शन का आदेश दे सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने साफ यहां पर यही बोला था कि एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करके बैठा है वो किसी भी प्रकार के इंजंक्शन आदेश की मांग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात बिल्कुल सही ठहराई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप केस टाइटल था जजमेंट का अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बिची रेड्डी डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा इस जजमेंट को मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूं। यहां पर यही सेम चीज हुआ था कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इंजंक्शन का केस डालेगा बिना टाइटल साबित करे, जहां पर टाइटल जो है विवादित है, प्लेंटिफ कह रहा है उसका हक है, दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कह रहा है उसका हक है, तो यह केस मेंटेनेबल होगा ही नहीं। ऐसे केस में अगर टाइटल विवादित हो जाता है, टाइटल डिस्प्यूट हो जाता है, तो वहां पर पहले टाइटल डिक्लेयर करना अनिवार्य है, और जिस पार्टी के फेवर में टाइटल जाएगा
कोर्ट उसी के फेवर में इंजंक्शन देगा। यह चीज अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बुच्ची रेड्डी में भी दी गई है। तो यहां पर इसी जजमेंट का रेफरेंस देते हुए यह कहा कि प्लेंटिफ ने यहां पर जो अपने फेवर में ऑर्डर लिया वो हम मेंटेनेबल नहीं मानते, और जो अपीलियंट है, रिस्पोंडेंट है, उसकी अपील को यहां पर बिल्कुल वैलिड ठहराया गया। तो अब दोस्तों यहां पर आपको पता लग गया कि एक व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं है और सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन का दावा डालकर अपने पक्ष में इंजंक्शन कराना चाहता था, और वहां पर विपक्षी पार्टी ने प्लेंटिफ के मालिकाना हक को क्वेश्चन कर दिया कि ये मालिक नहीं है बल्कि हम हैं, तो प्लेंटिफ को पहले टाइटल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसी के बाद ही वो वहां पर इंजंक्शन मांग सकता है। और यह चीज यहां पर साफ शब्दों में कह दी गई। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस चैनल को, द लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी चाहना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।